आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी में उतरने वाले हैं जिन्होंने भारत की नींव को, उसके वजूद को एक शक्ल दी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर की, जिन्हें हम सब प्यार से बाबा साहब कहते हैं। चलिए उनकी इस असाधारण जिंदगी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। बाबा साहब को किसी एक पहचान में बांधना, किसी एक दायरे में देखना, सच कहूं तो नामुमकिन है। वो एक ही इंसान में एक शानदार विधिवेत्ता थे, एक दूर की सोचने वाले अर्थशास्त्री, एक बेहद चतुर राजनीतिज्ञ और एक क्रांतिकारी समाज सुधारक भी। उनकी यही मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी ही तो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन अगर उनके सारे कामों में से किसी एक को चुनना हो जिसके लिए इतिहास उन्हें हमेशा याद रखेगा, तो वो है भारतीय संविधान के निर्माता के तौर पर उनका काम। वो उस किताब के, उस दस्तावेज के चीफ आर्किटेक्ट थे जो आज भी भारत की आत्मा है। मगर इन बड़ी बड़ी उपाधियों और इतनी सारी उपलब्धियों के पीछे उस इंसान की कहानी क्या है? वो कौन से तजुर्बे थे, कौन सी मुश्किलें थीं जिन्होंने उन्हें वो बनाया जो वो थे? आइए जरा पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक राष्ट्र निर्माता के तौर पर उनकी भूमिका की। उनका काम ना सिर्फ कानून की किताबें लिखने तक ही नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो एक नए, एक मॉडर्न इंडिया की कल्पना कर रहे थे, उसे बना रहे थे। ये स्लाइड देखिए, ये उनकी ऑफिशियल भूमिका को बिल्कुल साफ कर देती है। सोचिए, आजाद भारत के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। देश की कानूनी और सामाजिक दिशा क्या होगी, ये तय करने की जिम्मेदारी सीधे उनके कंधों पर थी। अब सवाल ये उठता है कि भाई कोई एक अकेला इंसान इतना कुछ कैसे कर सकता है? जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। एक तरफ विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और दूसरी तरफ पत्रकार, समाजशास्त्री, लेखक। सच तो यह है कि ज्ञान का शायद ही कोई ऐसा फील्ड था जिसमें उनकी गहरी पकड़ न हो, और यही नॉलेज का भंडार था जिसने उन्हें राष्ट्र निर्माण जैसा मुश्किल काम करने की शक्ति दी। इसी संघर्ष और जीत की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और यह है उसके मुख्य वास्तुकार, मतलब यह उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। पर सवाल ये उठता है कि वो इंसान जो समाज के सबसे निचले पायदान पर पैदा हुआ था, वो आखिर उस मुकाम तक पहुंचा कैसे? कैसे उन्होंने एक पूरे देश का भविष्य लिख दिया? यही तो है वो कहानी। और जवाब एक ही है, एजुकेशन और ज्ञान की एक ऐसी भूख। अब कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं, उनकी शुरुआती जिंदगी की तरफ। और ये जो तस्वीर है ना, ये उनकी बाद की उपलब्धियों से एकदम अलग है, एकदम उलट। यहां हम देखेंगे कि उन्होंने किन बड़ी बड़ी सामाजिक मुश्किलों का सामना किया। उनका जन्म 1891 में दलित समुदाय में हुआ, जिन्हें उस वक्त अछूत माना जाता था। और अछूत होने का मतलब क्या था? इसका मतलब था समाज से आपको पूरी तरह से काट दिया गया है। ये उस वक्त की जाति व्यवस्था की एक बहुत ही क्रूर प्रथा थी। सोचिए, एक बच्चे को हर कदम पर भेदभाव झेलना पड़ रहा है। इसका उसके मन पर कितना गहरा असर पड़ता होगा। स्कूल में भी उन्हें अपनी क्लास में बाकी बच्चों के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। उन्हें घर से अपना एक बोरा लाना पड़ता था और उसी पर सबसे अलग बैठना होता था। अब ये सिर्फ एक अलग बैठने की जगह नहीं थी, ये हर रोज, हर पल किया जाने वाला एक अपमान था। ऐसा माना जाता था कि क्लास में सिर्फ उनकी मौजूदगी ही एक तरह का प्रदूषण है। चलो, बैठने की बात तो ठीक है, लेकिन पीने के पानी का क्या? एक गिलास पानी, जो हमारी सबसे बुनियादी जरूरत है। उन्हें नल को हाथ लगाने तक की इजाजत नहीं थी। स्कूल का जो चपरासी होता था, वो उन्हें दूर से, ऊंचाई से पानी पिलाता था ताकि कोई संपर्क न हो। जरा सोचिए इस बारे में। प्यास लगी है, पानी सामने है, पर आप उसे छू नहीं सकते। ये एक छोटी सी घटना उस जाति व्यवस्था की क्रूरता को साफ साफ दिखाती है। और जाहिर है, इतनी छोटी उम्र में इस चीज ने उन पर बहुत गहरा असर डाला। एक और किस्सा है, जब वो सिर्फ 9 साल के थे। वो अपने पिता से मिलने कोरेगांव जा रहे थे। स्टेशन मास्टर ने पहले तो उनकी मदद की, पर जैसे ही उसे उनकी जाति का पता चला, उसका व्यवहार एकदम बदल गया, नफरत से भर गया। किसी भी बैलगाड़ी वाले ने उन्हें बिठाने से मना कर दिया क्योंकि वो अछूत थे। बड़ी मुश्किल से एक तैयार हुआ, लेकिन उसकी भी शर्त थी कि गाड़ी बच्चे खुद चलाएंगे और वो पैदल साथ चलेगा। और तो और, रास्ते में उन्हें कहीं पानी तक नहीं मिला। जैसा कि उन्होंने बाद में खुद लिखा, ये उनकी जिंदगी का पहला गहरा सदमा था, जिसने उन्हें असल में समझाया कि अछूत होने का मतलब क्या होता है। लेकिन इतने अपमान के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने तय किया कि वो ज्ञान को, एजुकेशन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे। तो चलिए अब उनकी एकेडमिक जर्नी पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये उनके लिए और लाखों लोगों के लिए आज़ादी का रास्ता बनी।
और उनकी एकेडमिक जर्नी सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। 1913 में बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए किया। फिर 1915 तक वो न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए कर चुके थे। फिर लंदन गए, 1921 में एलएसी से एमएससी की, 1923 में बैरिस्टर बने और उसी साल एलएसी से डीएससी यानी डॉक्टरेट भी पूरी की। और फिर 1927 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने भी उन्हें पीएचडी दे दी। इकोनॉमिक्स, लॉ, पॉलिटिकल साइंस, मतलब ज्ञान की शायद ही कोई ऐसी ब्रांच हो जिसमें उन्होंने महारत हासिल न की हो। ये सिर्फ डिग्रियां नहीं थीं, ये एक अथक खोज थी, दुनिया के बेस्ट माइंड से सीखने की और अपने लोगों की आज़ादी के लिए वैचारिक हथियार तैयार करने की। चार डॉक्टरेट डिग्रियां, ये नंबर ही अपने आप में उनकी जबरदस्त इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का सबूत है। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये कई अलग अलग सब्जेक्ट्स में एक्सपर्टाइज का वो लेवल था जहां उस जमाने में पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। हाँ, लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हुआ? उनकी विदेश में पढ़ाई का जो खर्च था वो बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने एक स्कॉलरशिप के जरिए उठाया था, और ये उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस मदद से उन्हें वो मौके मिले जो उस समय उनके समुदाय के किसी भी व्यक्ति के लिए सोचना भी मुश्किल था, और उन्होंने ये पक्का किया कि इस मौके का एक एक पल अपने लोगों का भविष्य बदलने में इस्तेमाल हो। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी पढ़ाई लिखाई का, इस ज्ञान का उन्होंने किया क्या? उन्होंने इसका इस्तेमाल सीधे अपने लाइफ मिशन के लिए किया, एक ऐसे नए भारत को बनाना जो सबके लिए बराबर हो। और यहां अब हम उनकी कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद उनके जीवन का सबसे बड़ा मिशन था, सामाजिक भेदभाव के खिलाफ उनका जीवन भर चलने वाला संघर्ष, एक तरह का युद्ध। किसी भी व्यक्ति के लिए सोचना भी मुश्किल था, और उन्होंने ये पक्का किया कि इस मौके का एक एक पल अपने लोगों का भविष्य बदलने में इस्तेमाल हो। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी पढ़ाई लिखाई का, इस ज्ञान का उन्होंने किया क्या? उन्होंने इसका इस्तेमाल सीधे अपने लाइफ मिशन के लिए किया, एक ऐसे नए भारत को बनाना जो सबके लिए बराबर हो। और यहां हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस और उनकी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ने हमारे संविधान के कोर प्रिंसिपल्स को शेप दिया। एक तरफ थी समस्या, सिस्टम में बसा हुआ अन्याय, जाति के आधार पर भेदभाव, सामाजिक अलगाव और गहरी असमानता, और दूसरी तरफ था उनका समाधान, संवैधानिक सिद्धांत यानी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, साथ ही पिछड़े समुदायों के लिए अफर्मेटिव एक्शन यानी सकारात्मक कार्रवाई। मतलब उन्होंने जो कुछ भी झेला था वो ये पक्का करना चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां वो सब कभी न देखें। उन्होंने दलितों, जिन्हें उस वक्त अछूत माना जाता था, के साथ हो रहे सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया। ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये हर इंसान की गरिमा, उसके सम्मान की लड़ाई थी। ये स्लाइड दिखाती है कि वो काम कैसे करते थे। वो सिर्फ एक विचारक नहीं थे, बल्कि एक प्रैक्टिकल इंसान थे, एक कर्मयोगी। उन्होंने सिर्फ भाषण नहीं दिए, बल्कि जमीन पर बदलाव लाने के लिए संगठन बनाए, जैसे सामाजिक बराबरी के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा, या फिर शिक्षा को हर किसी तक पहुंचाने के लिए पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। हर संगठन का एक बहुत साफ मकसद था। और हां, उनका संघर्ष सिर्फ एक समुदाय तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने मजदूरों के, किसानों के और महिलाओं के अधिकारों का भी उतना ही जोरदार समर्थन किया। वो हर उस वर्ग की आवाज बने जिसे दबाया जा रहा था। और उन्होंने संविधान में कई बड़े बदलाव किए, जैसे हर नागरिक के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी, अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी की जो प्रथा थी उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया, महिलाओं के लिए सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की जोरदार वकालत की, और जो समुदाय ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रह गए थे उनके लिए आरक्षण यानी रिजर्वेशंस की व्यवस्था की। ये सिर्फ कागज पर लिखे कानून नहीं थे, ये एक सामाजिक क्रांति के औजार थे। ये सदियों से चले आ रहे दमनकारी ढांचों पर एक सीधी चोट थी। तो फिर आज डॉक्टर अंबेडकर की विरासत क्या है? हम उन्हें कैसे याद करते हैं? सच तो यह है कि उनकी लेगेसी उनके जीवन काल से कहीं ज्यादा बड़ी है। डॉक्टर अंबेडकर की पूरी यात्रा बस एक बात साबित करती है कि इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस यानी बौद्धिक प्रतिभा किसी भी सामाजिक बाधा से बहुत बड़ी होती है, और ये कि शिक्षा, एम्पावरमेंट और आज़ादी का सबसे जरूरी, सबसे फंडामेंटल टूल है। उन्होंने अन्याय का जवाब नफरत से नहीं बल्कि ज्ञान से दिया। उनकी कहानी हमें बताती है कि सबसे मुश्किल हालातों में भी शिक्षा वो रोशनी जला सकती है जो पूरे समाज को रास्ता दिखा सकती है।
लेकिन एक सवाल पीछे रह जाता है, कोई भी देश ये कैसे सुनिश्चित करे कि उसके संविधान के सिद्धांत सिर्फ कागज पर न रह जाएं, बल्कि लोग उन्हें अपनी जिंदगी में उतारें। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें एक ढांचा तो दे दिया, पर उस ढांचे को एक जीती जागती हकीकत बनाना एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। और यह सवाल आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना 1947 में था। इस पर जरूर सोचिएगा। फिर 1956 में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया। हिंदू धर्म में जो जाति आधारित भेदभाव था, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा स्टैंड लेते हुए उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म समानता और करुणा पर जोर देता है। ये उनके लिए भेदभाव के खिलाफ एक बहुत ही पर्सनल और आध्यात्मिक जवाब था। तो बाबा साहब अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए? उनका असर आज भी हमारे समाज और राजनीति में कैसे महसूस किया जाता है? चलिए देखते हैं। उनके निधन के कई दशकों बाद 1990 में देश ने उन्हें अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। ये एक तरह से उनके बेमिसाल योगदान को देश की तरफ से एक औपचारिक सलाम था। और ये सम्मानों का सिलसिला चलता रहा। 1956 में बौद्ध विद्वानों ने उन्हें बोधिसत्व की उपाधि दी, जिसका मतलब है एक ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जो दूसरों की मदद के लिए काम करता है। फिर सोचिए, 2012 में एक बड़े सर्वे में उन्हें सबसे महान भारतीय यानी द ग्रेटेस्ट इंडियन चुना गया। ये दिखाता है कि वक्त के साथ उनकी अहमियत और भी बड़ी है। आज भी हम देखते हैं उनका जन्मदिन 14 अप्रैल पूरे देश में आम्बेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है, और उनकी पुण्यतिथि 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर याद किया जाता है। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये उनके विचारों को, उनकी विरासत को जीने और समझने के अवसर हैं। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, एक जिंदगी, इतनी सारी भूमिकाएं और इतनी गहरी विरासत, हम आज बाबा साहेब के जीवन और उनके विचारों से क्या सीख सकते हैं? और शायद इससे भी जरूरी सवाल ये है कि उन सीखों को हम अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं।